हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एम एंड एम बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड का पोर्शन, जिसमें हमने इनवर्स को निकालना सीख लिया था। और उसके बाद हमने सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स मेथड और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो हमने उसमें किया था, मैंने आपको नो सॉल्यूशन वाला केस करवा दिया था और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस करवा दिया था, लेकिन एक सॉल्यूशन बचता है। ठीक है, जिसके बारे में वर्बली मैंने बता दिया था, बट उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया था अभी, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाता है एक वीडियो में इतना ज़्यादा। तो अब मैं करवा रहा हूँ आपको नेक्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे नो सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता कि सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो उसी का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली मैंने, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे सामने, जो बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने सर्च की, सिंपली आंसर देख लिया कि कौन से का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, तो मैंने वही एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया है। अगर आपने मेरे लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो नहीं देखा, इसमें आपको मैंने करवाया था यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, तो आप देखना जरूर है आपको, और वो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये सिस्टम गिवन है फिर से इक्वेशंस का, और आपको सोल्व करना है इसको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स बनानी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ये हो जाएगा 2 -1 3 3 2 -1 4 5 और -5। और x जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी आपकी x y और z, और आपका b जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी 5 7 और 9। तो आपके पास a x और b आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप जानते हैं क्या करना होता है। लास्ट वीडियो जिसने देखा वो समझ जाएगा आराम से, और इसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें शुरू करना है सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। और डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, देखिए क्या आता है। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो टेंशन नहीं लेनी। क्या करें, तो आपको बस इनवर्स नहीं निकालना, ध्यान रखें जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो इनवर्स नहीं निकालना, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। अब हम करते हैं एडजॉइंट की बात। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं थोड़ा जल्दी से। तो एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है, कोफैक्टर्स करके उसका ट्रांसपोज कर दिया है। आपको ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, आप अपने लास्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं कि निकालते कैसे थे ये। उसके बाद हमें करना है एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने आ गया है जीरो मैट्रिक्स। और जब जीरो मैट्रिक्स आती है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, तो बनता है infinite solutions. So hence it has infinite solutions. अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे आप एंड नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना है, आगे कंटिन्यू करते हो। कैसे करना है वो स्टेप समझना है आपको, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, क्योंकि एक और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और उसके बाद उसमें भी यही कंसेप्ट है, तो आप खुद से करेंगे। मैं आपको इसी से समझ लीजिएगा कि कैसे करना है। तो आपके पास 3 इक्वेशन थी स्टूडेंट्स। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक यहाँ पे वेरिएबल्स जो है x y z, इनमें से किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ता है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था वैसे कंसेप्ट, अब मैं थ्योरेटिकली करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मली z को ही ले लेते हैं हम k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो z को मैंने k कंसीडर कर लिया है। तो z अगर k कंसीडर हो गया, दैट मीन्स अब वेरिएबल सिर्फ 2 ही है, z अब कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, चाहे आप x को करो या y को करो या z को, जनरली z ही कर लीजिएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x - y इज इक्वल टू 5 - 3k। पता लगा मैंने क्या किया,
मैंने z को तो k बना लिया था, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3k हो जाएगा यहाँ पे, और 3k यानी कि कांस्टेंट बन गया 3k। और कांस्टेंट आपको पता है राइट साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, तो राइट साइड में लिखते हैं, तो यानी कि 3k को मैंने राइट साइड में ले गया, -3k हो गया है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, 3x + 2y = 7, और ये -z था ना, -z तो उधर जाएगा तो +z, और z को मैंने k माना है तो +k आ जाएगा यहाँ पे। तो ये +k आ चुका है। अब इसको सोल्व करना है, बस 2 इक्वेशन काफी है, थर्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 ले लीजिए, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए, थर्ड की तो जरूरत ही नहीं है हमें, तो आपको 2 ही काफी है। तो आप इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, या फिर आपको मैट्रिक्स करना है तो वो लेंथ ही ज़्यादा चला जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप इसको मैट्रिक्स मेथड मत लगाइएगा। कई स्कूल्स में इसको मैट्रिक्स मेथड से ही करवाया जाता है, बट मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नंबर उसके भी उतने ही आएंगे, एलिमिनेशन वाले के भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो इसको एलिमिनेशन से ही कीजिएगा, तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, और जेड तो आपको पहले से ही पता है कि ही रहेगा, तो जेड को निकालने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जेड पहले से ही की है, कॉन्स्टेंट है। तो इसमें एक्स और वाई निकालते हैं, तो इसको क्या करते हैं आपको पता है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको पता है एलिमिनेशन कैसे होता है। सो 4x - 2y = 10 - 6k, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन थी 3x + 2y = 7 + k, और इसको कर दिया ऐड, तो 7x = 17 - 5k, और x आ चुका है 17 - 5k / 7। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो आपकी आई है 17 - 5k / 7 इन 1 में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, ठीक है। 2x - y = 5 - 3k, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 × x, इसको मल्टीप्लाई करते थे 34 - 10k / 7 -y = 5 - 3k। तो ये बातें आपको 12th क्लास के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है। कैलकुलेशन करनी, सिंपली एलसीएम वगैरह लेके y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आप सोल्व करते जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 11k - 1/7। सो आपका आंसर आ चुका है। सो आंसर इज x = आपका लिया है, ये आया था आपका 17 - 5k / 7, y की वैल्यू आपकी आई है 11k - 1/7, और z आपने k कंसीडर किया था, तो आपके पास z k ही रहेगा, where k is any real number, k is any real number। तो k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो वो आपको सिंपली समझना है। तो k की वैल्यू कोई भी रियल है, तो दैट मीन्स k की वैल्यू जितनी रियल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो जितने इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो वैसे ही इसका आंसर भी इनफाइनाइट ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये है आपका आंसर, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच कर जाएगी, सेम टू सेम रहे, क्योंकि जैसे मैंने जेड को कंसीडर किया है के, तो हो सकता है एग्जाम में जो आपका जो क्वेश्चन है, या फिर आपका जो बुक में क्वेश्चन है, उसमें वाई को कांस्टेंट माना हो या फिर एक्स को कांस्टेंट मान के चला हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर इनफाइनाइट, जैसे नाम ही इनफाइनाइट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर हो सकता है कि मैच ना करे, बट कैलकुलेशन सही रखना है, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक ना करें, तो आपका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा के की फॉर्म में जो भी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। इसी के साथ हमने कर लिया है एक आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल एक्स वाई जेड, और मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, सबके मैंने एग्जांपल्स करवा दिए हैं आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको होमोजेनियस के बारे में पहली बार सुना होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज जीरो, जिनके अंदर कांस्टेंट वैल्यू जीरो होती है, राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू जीरो होती है, उसको आप होमोजेनियस बोलते हैं इक्वेशंस, ठीक है। और सिस्टम का मतलब आपको मैंने पहले बता चुका, लास्ट वीडियो में बताया था, सिस्टम वाला बहुत सारी इक्वेशंस को मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पे सपोज, और आपको सोल्व करना है, इसको कैसे करना है। तो ये क्यों अलग से मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्यों अलग से मैं करवा रहा हूँ इसको, तो वो आपको समझना है। क्यों यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 0 0 0 बनेगी, और जब आपको ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा, वो तो समझ गए ना। ए इनवर्स जो होता है, आप ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो रिजल्ट में तो 0 ही आएगा, है ना। तो वो आंसर अलग से कुछ आ नहीं सका, तो वो वही चीज़ है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। तो इसमें क्या केस बनता है, तो पहले जनरली समझ लीजिए कि जनरली क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है कि 0 0 0 राइट साइड में है, तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों जीरो होने जरूरी है, अगर एक भी नॉन जीरो है
एक इक्वेशन में भी नॉन जीरो तो वो होमोजेनियस नहीं बोली जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीनों ही जीरो होंगे तभी होमोजेनियस होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दो केस बनते हैं, इसमें सिर्फ दो ही केस है। फर्स्ट केस जो बनता है वो ये है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो अब तक आपने देखा है क्या किया था, ए इनवर्स फाइंड करते थे उसको बी से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस लास्ट वीडियो में बताया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ये आपका टाइम बचेगा इससे। अगर होमोजेनियस वाला क्वेश्चन आ गया तो आप समझ लीजिए आप लकी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आता है इन केस, तो आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनवर्स निकाल के अगर आप बी से मल्टीप्लाई करोगे, और आप देख सकते हैं जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 0 0 0 ही है, तो सारा ही जीरो बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो आपका हमेशा जीरो ही आना है। तो आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो बोलते हैं सिस्टम हैज, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि तीनों के तीनों, दैट इज x और y और z, तीनों के तीनों जीरो आएंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात, आपको पता है ए इनवर्स कुछ आप निकालते हैं, अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स जीरो ही तो आएगी ना। तो x भी जीरो है, y भी जीरो है, z भी जीरो है, यानी कि हमेशा यही आएगा। कहने का मतलब ट्रिवियल का मतलब सिंपली ये हो गया कि आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। वो क्या आएगा, आपका आएगा x जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो ही आएगा। आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की, अगर आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उस केस में आप बोलेंगे कि इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए ट्रिवियल कैसे होगा, देखिए सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की ट्रिवियल का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन आएगा, और नॉन ट्रिवियल का मतलब उसका उल्टा, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ध्यान रखिएगा। तो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में फिर से बता देता हूं, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इस केस में, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे, वो आपको मैं बता चुका, लास्ट क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने एग्जांपल लास्ट वाला, तो उसमें समझाया था कि आपकी जेड, कोई भी एक वेरिएबल जेड, जनरली जेड ही लेते हैं, जेड को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए, के मान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड कोई भी दो इक्वेशन उठा लीजिए, फर्स्ट और सेकंड उठा लीजिए, जनरली स्टार्टिंग में इजी पड़ेगा। तो एक्स और वाई को आप निकाल सकते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू के की फॉर्म में आ जाएगी, और जेड पहले से ही के की फॉर्म में है, और उसी को आप एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आई हैं, दीज आर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को प्रोवाइड हो जाएगा आपके सामने। तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक शुरू करना है, इसको करना कैसे, तो होमोजीनियस से आप चेक कर लिया होगा आपने, क्योंकि राइट साइड 0 0 0 है। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स जब इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया तो दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटरमिनेंट जब आपका जीरो के इक्वल नहीं है तो आपको पता है फर्स्ट केस बन जाता है। फर्स्ट केस में आपको मैंने बताया था, इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो सिस्टम हैज, आपको ये भी लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब दैट इज x, y, z, these all are equal to 0। यही आंसर है, बस इतना ही करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, नॉन ट्रिवियल वाला जो मैंने आपको दूसरा केस बताया था उसका भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 1 -1 1 -2 1 3 6 और -5, और यहाँ पे x वही रहेगा, x y और z, और b जो मैट्रिक्स है वो आपको पता है 0 0 0 है। सबसे पहला काम आपको पता है डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या, तो डिटरमिनेंट 0 आ चुका है स्टूडेंट्स। तो डिटरमिनेंट 0 जब होता है तो आपको पता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। सो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो उसके लिए क्या करते हैं मैं आपको बता चुका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला स्टेप याद रखिएगा। सो लेट z इज इक्वल टू के, जेड को के ले लीजिए, जेड को के लेते हैं तो बन जाएगा x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, और डायरेक्टली आप बोल सकते हैं वैसे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के, क्योंकि के यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट साइड में चला जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के, ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, तो माइनस प्लस और प्लस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2k, सो y इज इक्वल टू 2k बाई 3, y इज इक्वल 2k बाई 3 आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुटिंग इन 1,
ये आपको अपने आप लिख सकते हैं नॉर्मली, मैं आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। x प्लस 2k/3 इज इक्वल टू k, सो x इज इक्वल टू k माइनस 2k/3 एंड इट इज k/3। तो आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। सो आंसर इज क्या आया, x इज इक्वल टू k/3, y इज इक्वल टू 2k/3 एंड z इज इक्वल टू k। तो ये जो आंसर आपके सामने है, वेयर k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल। अब तक मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब हम चलते हैं कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। थियोरेटिकल से मेरा मतलब है आप कुछ लैंग्वेज भी पार्ट भी मिलेगा इसमें। अब तक तो ये था कि सोल्व करना एंड ऑल दैट जो भी था। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमें अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन से कुछ थ्योरी भी गिवन है तो क्या करना है। जैसे इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a इनवर्स। देखिए ये चीज नई चीज मैं नहीं करवाऊंगा, आप अपने आप करोगे, क्योंकि इनवर्स निकालना पुरानी चीज हो चुकी है, अब नई चीज नहीं है आपके लिए। तो इस a का इनवर्स निकालना वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। एंड हैंस, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता चुका, हैंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ। हैंस का मतलब, हैंस जब लग जाए ना तो आप समझ लीजिएगा कि आपको जो पहले जो रिजल्ट आया है ना उसी को यूज करना है। ये पहले भी मैं आपको करवा चुका। हैंस का मतलब क्या होता है, तो हैंस का मतलब जब भी आ जाए, हैंस लिखा हुआ आ जाए या फिर यूजिंग दिस लिखा आ जाए तो समझ लीजिए एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसी रिजल्ट को यूज करके ही आपको जाना है। तो आपको क्या करना है, आप देखा जाए तो यहाँ पे जो जिनका दिमाग थोड़ा सा शार्प होगा वो समझ जाएंगे बात को कि ये थोड़ा सा उलझाने के लिए रखा है। जनरली क्या होगा, बच्चे क्या सोचते हैं, ए गिवन है, इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर इसको सोचेंगे ये अलग से क्वेश्चन है, इसको अलग से सोल्व करो। भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, भाई इसका भी इनवर्स निकालना, फिर इसको सोल्व करना, उसका अलग से इनवर्स निकालना। जनरली बच्चों के दिमाग में यही आएगा जिसको इस बात का नहीं पता जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या है कि आपको पता है ए, पता है आपको ए ये है, इसका इनवर्स आपने निकाल लिया, टाइम तो लगेगा, मान लिया ये तो निकालना पड़ेगा, बट इसका टाइम नहीं लगाना है। क्यों, आपको बोला इसी को यूज करके। तो आप ध्यान से देखिए, जब इसमें आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे इसकी तो यही तो बनेगी। देखिए ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो यही है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, जब इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है ना क्या चाहिए। इसको सोल्व करने का आंसर मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू b होता है ना। एक्स वाई जेड निकालते हैं, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके ही करते होंगे। तो जो a इनवर्स जो यहाँ पे आया ना, डायरेक्टली लिखना है आपको, डायरेक्टली लिखना है आपको, अलग से नहीं करना है इसको सोल्व। आपको लिखा हुआ साफ साफ, वो साफ कह रहा है जब आप क्यों पंगे में पड़ो, ठीक है ना। जब आपको मेंशन कर ही रहा है इसी को यूज करके करो तो क्यों पंगे में आप पैर डाल रहे हो अपना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखेंगे एज वी नो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, सो यूजिंग a इनवर्स, यानी कि a इनवर्स जो यहाँ से आपने फाइंड किया था उसको डायरेक्टली यूज करना है, इसको अलग से सोल्व नहीं करना है। कुछ समझ में आया। लेकिन मतलब क्वेश्चन वही है जो अब तक हमने किए हैं, एक्स वाई जेड निकाले हैं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के दे रहा है। वो कंफ्यूज करने के लिए सोचेंगे कि बच्चे की ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन देखें तो ध्यान से, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसका जो ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो यही है, तो उसका इनवर्स निकालना है और उसको बी का मतलब 11 - 5 - 3 मल्टीप्लाई कर देना इससे, ठीक है। वही आपका एक्स वाई जेड आएगा। उम्मीद करता हूं आप इसको कर पाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि पहले जैसा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से देखिए क्या है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a इनवर्स। कर लेंगे आप अपने आप, ठीक है। इनवर्स निकालना आपको आ गया होगा, अब तक काफी वीडियोस हो चुके हैं इसके मेरे इनवर्स के ऊपर। हैंस सोल्व, इसको सोल्व करना है। फिर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास इसको सोल्व करना है। तो अब पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था, दिखाया था, उसमें सेम टू सेम ए ही बन रही थी, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी ना, देखिए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3 बनी हुई है। तो आप देखेंगे ये और ये सेम नहीं है ना, इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। देखो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये अलग है, ये अलग है। फिर क्या करें, आप ये सोचोगे कि भाई ये तो करना पड़ेगा, फिर क्या करें। लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो देखिए ध्यान से, ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज है वो यही आएगा। ये भी घुमाने के लिए ही है। ये क्वेश्चन भी बच्चों के दिमाग को घुमाने के लिए ही यूज होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कैसे सोचेगा ये अलग है, ये अलग है। तो लेकिन क्योंकि 1 1 1 ऊपर है, इसमें 1 1 2 है, तो सोचेगा कि ये तो सेम ही नहीं है। बट आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या देखें, इसका जो ट्रांसपोज होगा ना वो ये है, समझे बात को। तो यानी कि क्या करना आपको, सिंपली ए का जो हमने इनवर्स निकाला है ना, निकाल दिया होगा,
उसका फिर हम ट्रांसपोज अगर इसका करेंगे ना तो इसका भी तो ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने नोट करवाई थी कि अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो इन्वर्स का भी ट्रांसपोज ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्वर्स आया उसका भी ट्रांसपोज कर दीजिए। मतलब कहने का जो ए ट्रांसपोज है वो हमें उसका इन्वर्स चाहिए, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कैसे आएगा, जो हमने ए इन्वर्स यहाँ से निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो फिर आपके पास ये मैट्रिक्स सेम टू सेम यही आ जाएगी, ठीक है। फिर ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ए ट्रांसपोज है। वो अगर ए है ना तो ये ए ट्रांसपोज है, देख सकते हैं। और आप इसको नाम बदल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्या होगा आपका, सी इनवर्स इंटू बी, यानी कि सी मैंने इसको बोला है ए ट्रांसपोज की वैल्यू को। तो आपको सिंपली ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएगा आप समझ गए होंगे, इसका जो इनवर्स आए ना उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे। तो ये आपका सी का इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से सी है ना ये, तो ये आ जाएगा आपका सी का इनवर्स। क्लियर है। तो जो आंसर आया है इसका उसका ट्रांसपोज कर देंगे, बस वही यूज करना है इस जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, ए और बी, सपोज ए और बी कोई मैट्रिक्स गिवन होंगी, और आपको फाइंड करना है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। और फिर मेंशन मिलेगा हैंस सोल्व दीज, जो भी आपके पास सिस्टम, इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो उसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है, देखिए ध्यान से, ए बी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब इन्वर्स की कंसेप्ट स्टार्ट किया था, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो मैंने बताया था ए बी अगर आइडेंटिटी आ जाए, ए बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो जो बी है वो ए का इन्वर्स होता है। पता है ना आपको, इस बात का पता होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होती है, यानी कि ए बी और बी अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ए इन्वर्स बी होता है और बी इन्वर्स ए होता है। मतलब सिंपल सी बात है, एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट यूज करना है। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको। तो देखिए ध्यान से, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 -1 जेड है नहीं तो 0 2 3 4 0 1 2, क्योंकि इसमें x नहीं था तो 0 कर दिया, 1 और 2 एज इट इज। तो ये आप देख सकते हैं ये है। तो इसके जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके सामने है। अब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है देखिए, मैच करें, ए जैसी है या बी जैसी है, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ए जैसी है, ट्रांसपोज भी नहीं है जैसे पिछले में था। तो ट्रांसपोज भी हो सकता है, तो उससे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मैंने बता दिया है कंसेप्ट कैसे करना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है, देख सकते हैं ये ए है। तो जब इसको सोल्व करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, इसके इन्वर्स की। इसको सोल्व अगर करना चाहे तो ए इन्वर्स चाहिएगा। और आपको पता है जब इन दोनों की प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो हमारी मैट्रिक्स ए है, और दोनों की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाती है, दोनों की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाती है स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या निकलता है कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है। यानी कि ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका इन्वर्स है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका कैलकुलेशन पार्ट भी कम हो रहा है इससे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको ना तो एडजॉइंट निकालना, ना ही उसका ट्रांसपोज करना, ना ही आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ बी डायरेक्टली इन्वर्स पहले से ही मेंशन है। नज़र चाहिए देखने वालों को, इस चीज़ की नज़र चाहिए आपको स्पेशली इसको समझने की कि यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स है यही ए का इन्वर्स है। तो अगर आपके पास ए बी अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो बी जो होता है वो ए का इन्वर्स हो जाता है। तो डायरेक्टली बिना एडजॉइंट निकाले यही है आपका इन्वर्स, ठीक है। तो जहाँ पे ए इन्वर्स आप लिखते हैं ना, यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू बी लिखते हैं, तो ए इन्वर्स की जगह पे आपको सिर्फ ये यूज करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो ए इन्वर्स सी लिख देंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि जो बी है पहले से ही मेंशन है। ये छोटी बात है, 10th क्लास का बच्चा भी जानता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बी मैट्रिक्स पहले से ही मेंशन है। अगर तो आपको ए इन्वर्स इंटू सी लिख देना या डी लिख देना है, कुछ अलग से लिख दीजिएगा, बी मत लिखिएगा, क्योंकि बी का मतलब ये निकलता है 3/3, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको कैसे करें। तो आपको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो ए बी की जो प्रोडक्ट आती है वो देखिए क्या आती है। तो आप इसकी जो प्रोडक्ट करनी आपको आती है नॉर्मली, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्रोडक्ट आएगी 600,006। ए बी की जब आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट आप करके देख सकते हैं, तो देखेंगे 1 और 2 + 4 और +0, यानी कि 2 + 4 6 होता है, तो सारे 600 ही आएगा,
ठीक है ना। इस तरह मैंने भी इस तरह से आइडिया लगाया है, क्योंकि जब आप फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो पता लग जाता है, क्योंकि हमें इतना कंफर्म है, मुझे कंफर्म आइडिया है कि भाई आइडेंटिटी तो बनेगी बनेगी, तो ये एलिमेंट जो पता लगा लिया तो वही सारे वही होंगे, बाकी सारे 0 0 ही होने हैं। आप चेक कर लेना चाहिए आप तसल्ली के लिए। तो पहले आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ए बी की प्रोडक्ट जो है वो कितना आया है, 6 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी अभी नहीं है, ये अभी फिलहाल स्केलर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 टाइम आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास ए बी की जो प्रोडक्ट आई है वो 6 आइडेंटिटी आई है, समझ गए। तो अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ए इनवर्स चाहिए। देखिए आपका ए मैट्रिक्स ये थी, तो हमें ए का इनवर्स चाहिए। तो आपको ए इनवर्स चाहिए, तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा एक बार, देखिए क्या आता है। तो 6 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए आपको पता है आइडेंटिटी बन जाएगा, और साथ में बी एज इट इज रहेगा 6, और ए इनवर्स के साथ आई होता है तो आई मर्ज हो जाता है, पता है आपको। तो आप देख सकते हैं B इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स आ जाता है, बट हमें सिर्फ ए इनवर्स चाहिए है, तो ए इनवर्स आ जाएगा B, और ये 6 जो मल्टीप्लाई है ना उधर डिवाइड में लगा दीजिए, तो 1/6, यानी कि जो B मैट्रिक्स है उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो वो ए इनवर्स आ जाता है। कुछ पल्ले पड़ा ना, तो आपने एडजॉइंट निकाला ना ही डिटरमिनेंट निकाला, बट आपका आंसर आ चुका है, इनवर्स डायरेक्टली आ चुका है। तो बस देखने वालों की नज़र चाहिए यहाँ पे कि कैसे पकड़ पाते हैं आप इस बात को। तो जो आपका ए इनवर्स है दैट इज 1/6, और बी का मतलब 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 और 5, ये है ए इनवर्स। अब आपके पास ए इनवर्स है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि सी मैट्रिक्स बोल रहे हैं यहाँ पे इसको, तो ये सी हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया है तो ये आपका आ चुका है ए इनवर्स इंटू सी, एंड दैट इज एक्स। तो x की वैल्यू इन दोनों की प्रोडक्ट करने से आ जाएगी, प्रोडक्ट करनी आपको आती है, तो यहाँ से आपका XYZ फाइंड आउट हो जाएगा। और जो हमने निकाला है इनवर्स वो है बिना किसी एडजॉइंट के, बिना किसी एडजॉइंट कोफैक्टर्स कुछ नहीं निकाला है, डायरेक्टली। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास मान लीजिए 2 मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है, अगर वो डायरेक्टली आइडेंटिटी आ जाता है, इस क्वेश्चन में तो 6 आई आया था, 6 टाइम आइडेंटिटी आया था, तो उसको भी हमने कर लिया वैसे तो नॉर्मली। अब अगर 6 टाइम आ गया तो उसी को कर लिया, तो आइडेंटिटी आ गया तो और भी आसान है हमारे लिए। क्या, डायरेक्टली आप बी को बोल सकते हैं ए का इनवर्स, उसमें 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 5 टाइम आता तो 5 से डिवाइड कर देते बी को, 4 टाइम आ जाता है, 4 आइडेंटिटी आ जाता तो 4 टाइम कर दे, तो 4 से डिवाइड कर देते बी को, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली अगर आई ही आ जाता है ए और बी की प्रोडक्ट से, डायरेक्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही आता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली बी को ए इनवर्स की जगह यूज कर लेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, थ्योरेटिकल है, मैं इसको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1, 3 नंबर्स का सम -1 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो मान लीजिए लेट 3 नंबर्स आर x y z, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों का सम जो है दैट इज -1, x + y + z इज इक्वल टू -1, फर्स्ट आ चुका है। If the second number is multiplied by 2, सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y हो गया। एंड थर्ड नंबर इज बाय 3, थर्ड नंबर को 3 से कर दीजिए तो 3z हो गया, ठीक है ना। सेकेंड को 2 से, थर्ड को 3 से, एंड वी गेट 5 ऑन एडिंग देम, इन दोनों को ऐड कर देते तो 5 आ जाता है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 5। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, इसमें x नहीं है तो 0 मान लेंगे ना, 0x। फिर कह रहा है इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड नंबर को फर्स्ट और सेकंड के सम में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, सम करना है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड नंबर को, तो यानी x + y - z वी गेट -1, सो इट इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए बताने की बात ही नहीं है, मुझे ही अजीब सा लग रहा है कि बताऊंगा। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सोल्व करना आपको इतने क्वेश्चंस किए हैं, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का ये, जहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से करेंगे सोल्व करना, मैंने इक्वेशन बना के दे दी है आपको, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स x और b लेके और सोल्व करना वो आपका काम है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितना भी पोर्शन था वो सारा आज कंप्लीट होता है, आज लास्ट था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।